Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। इस थ्योरी ऑफ डिमांड का आज कुछ पोर्शन बाकी है, उसको कंप्लीट करेंगे और कुछ एमसीक्यू भी बतलाएंगे आपको। छोटा छोटा टॉपिक है, देखिए इसको। अभी बताने जा रहे हैं आपको क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स। ये क्या होता है? ये होता है कि इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस का कैसे उस वस्तु के डिमांड पे असर पड़ता है। ठीक है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस का वस्तु के डिमांड पे कैसे असर पड़ता है, इसको अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इसको बतलाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसके बारे में पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है जिसमें हम एक के बदले दूसरे का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में टी एंड कॉफ़ी दिए थे। ठीक है, अब इसको बतलाने जा रहे हैं कि जैसे बतलाए थे इसके पहले कि टी का प्राइस बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती का दाम अगर बढ़ जाता है तो इसकी जगह हम लोग कॉफ़ी को पीने लगते हैं। इसकी जगह कॉफ़ी की डिमांड को हम लोग बढ़ा देते हैं और कॉफ़ी का डिमांड करने लगते हैं, कॉफ़ी पीने लगते हैं। ठीक है, इसी को बतलाने जा रहे हैं ग्राफ में। देखिए यहाँ ये प्राइस है। अगर मान लेते हैं कि ओपी इज द प्राइस ऑफ टी, OP is the price of कॉफ़ी, और पहले हम लोग कॉफ़ी का ये पोर्शन डिमांड कर रहे थे। ठीक है, और मेरा डिमांड कर्व ये था DD। अब प्राइस टी का इंक्रीज हो जा रहा है और कॉफ़ी का प्राइस सेम रह रहा है, लेकिन किसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है? टी का। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है टी का, तो इससे डिमांड क्या होगा? कॉफ़ी का प्राइस सेम है लेकिन इसका डिमांड बढ़ जाएगा और हो जाएगा OQ1, और अब मेरा डिमांड कर्व हो गया ये। ठीक है, D1, यानी कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। प्राइस हाई हुआ टी का और डिमांड कर्व किसका शिफ्ट हो गया? कॉफ़ी का। ठीक है, अब इसको इस तरह हम लोग इसका कंक्लूजन यहाँ इस तरह लिख ले रहे हैं, X and Y are two substitute goods। ठीक है, लिखेंगे क्या? एंड प्राइस ऑफ X remains कांस्टेंट। क्या लिखे हैं? मान लेना है X एंड Y आर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ X रिमेन्स कांस्टेंट, देन डिमांड ऑफ X increases with increase in the price of Y। दूसरा, डिमांड ऑफ X decreases with a decrease in the price of Y। ठीक है,
क्या बतला रहे हैं, एक्स और वाई अगर टू सब्स्टिट्यूट्स गुड्स है तो प्राइस ऑफ एक्स अगर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, नहीं बढ़ता है, फिर भी एक डिमांड क्या होगा एक्स का, इंक्रीज कर जाएगा अगर प्राइस वाई का बढ़ता है। ठीक है, प्राइस बढ़ा किसका, वाई का, और डिमांड किसका बढ़ गया, एक्स का, क्योंकि लोग क्या करेंगे, वाई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, एक्स से, वाई को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स से, वाई की जगह एक्स को यूज करने लगेंगे, और डिमांड ऑफ एक्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा विथ अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई। यानी कि प्राइस ऑफ वाई अगर कम हो जा रहा है, वाई का प्राइस कम हो जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, एक्स को थोड़ा कम यूज करके और वाई को यूज करने लगेंगे, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो इसकी तुलना में कम हो गया। ठीक है, तो जो हम लोगों को ज़्यादा चीपर लगेगा हम उसको यूज़ करने लगेंगे। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में बतला दिए हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है कि प्राइस ऑफ पी अगर इसको एक्स मान लेते हैं टी की जगह, प्राइस ऑफ पी इसको अगर कॉफ़ी को मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कॉफ़ी को, तो क्या हुआ, वो जो डिमांड उसका राइज कर रहा है, क्यों, क्योंकि प्राइस ऑफ वाई डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसी तरह अगर इसका डिमांड जो है कॉफ़ी का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अगर प्राइस उसका डिक्रीज कर रहा है टी का। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दोनों को प्राइस इफेक्ट क्या हो रहा है, इसको क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं। अब दूसरा आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसके बारे में बतलाए थे कि ये एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, कि एक का बिना दूसरे का उपयोग नहीं कर सकते, जैसे कार एंड पेट्रोल। ठीक, इस केस में क्या होता है, देखिए इस केस में कार और पेट्रोल के केस में, या इसी तरह हम लोग एक्स एंड वाई ले लेते हैं, एक्स एंड वाई are two complementary goods। ठीक है, तो इसमें दिया है प्राइस ऑफ एक्स रिमेन्स कांस्टेंट कर दे रहे हैं, सेम, क्या होगा, डिमांड फॉर एक्स rises with a decrease in the price of y। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, एक्स और वाई टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, प्राइस ऑफ एक्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि कार का दाम अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं फिर भी कार का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा जब पेट्रोल का दाम घट जाएगा। पेट्रोल को हम लोग वाई मान लिए हैं यहाँ पर, तो पेट्रोल का दाम जब घटेगा तो डिमांड कार का बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ फिर क्या होगा, डिमांड, इसी का वाइस वर्सा लिख ले रहे हैं, डिमांड फॉर एक्स फॉल हो जाएगा विथ अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाई। यानी कि जब पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो कार का डिमांड घट जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ले रहे हैं। देखिए ये यहाँ हो गया कार का दाम, मान लेते हैं ये OP इज द प्राइस ऑफ एक्स, और कार का दाम हो गया। अब पहले हम लोग कितना कार खरीद रहे थे, इतना OQ, इतना कार खरीद रहे थे, ये मेरा डिमांड ग्राफ था। ठीक, अब क्या हुआ कि दाम किसका घटा, दाम घटा पेट्रोल का, पेट्रोल का दाम घटा तो कार का डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया।
यानी कि जो लोग पहले डीजल गाड़ी ले रहे थे या कुछ और ख़रीद रहे थे वो लोग भी सोचे कि चलो मोटरसाइकिल की जगह कार ही खरीद लेते हैं। अभी रेट इसका पेट्रोल का कम है तो हम लोगों को ट्रैवलिंग में आसानी रहेगा, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, तो उसी को ख़रीद ले रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइस घटा जब वाई का तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया एक्स का, और जब प्राइस बढ़ा वाई का तो डिमांड क्या हो जाएगा, एक्स का घट जाएगा। ठीक है, ये फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अभी हम इंक्रीज़ का केस दिखाया है, इसको हम लोग डिक्रीज़ का भी केस दिखा सकते हैं। यहीं पे लिख देंगे कि अभी प्राइस वाई का बढ़ गया है तो अब नया डिमांड कर्व हो गया हम लोग का Q2, यहाँ हो जाएगा D2 D2। ठीक है, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अब बता रहे हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट अभी क्रॉस प्राइस इफेक्ट बता दिए थे, अब बता रहे हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट बताएंगे दो तरीके से, एक नॉर्मल गुड्स होता है, ये पहले वीडियो में बता चुके हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। अभी सिर्फ इसका इफेक्ट बता रहे हैं, इन्फीरियर गुड। देखिए इसका हम थ्योरी सारा बता चुके हैं और इस क्या होता है ये सारा चीज़ बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, और अभी हम सिर्फ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम खाने का कोई रेसिपी आपको बता दें और सिर्फ बना के नहीं दिखाएं तो पता नहीं चलता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता या समझ में नहीं आता। इसीलिए अभी हम आपको इसको ग्राफ में बना के बता रहे हैं। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, अगर इसका प्राइस, अगर कोई वस्तु है उसका प्राइस, कोई वस्तु कोई नॉर्मल गुड्स है लीजिए, तो अगर हम उसका प्राइस OP पर उसका OQ मात्रा खरीद रहे हैं, OP प्राइस पर अगर किसी नॉर्मल गुड्स का हम OQ मात्रा खरीद रहे हैं, अब अचानक मेरा इनकम बढ़ जाता है, मेरा इनकम राइज हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे, इसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। ये था डिमांड कर्व, अब ये नया डिमांड कर्व मेरा हो जाएगा, DD डिमांड कर्व था, अब ये D1 D1 हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा। और प्राइस फिक्स है, इनकम बढ़ गया तो इसका डिमांड भी बढ़ गया। अब इनकम अगर मेरा घट जाता है, किसी कारण से मेरे पास पैसे की कमी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका मात्रा कम मांग करेंगे, इसका डिमांड कम करेंगे। अब नया क्वांटिटी मेरा है OQ2 और नया डिमांड कर्व हो जाएगा D2 D2, और ये किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड। इनकम बढ़ने पर राइट और इनकम घटने पे लेफ्ट, यानी कि नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम एंड डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स वो वस्तु है, घटिया वस्तुएं हैं जो हम लोग पैसा नहीं रहता है तो अभाव में खरीदते हैं। अब अगर उसका प्राइस OP है इन्फीरियर गुड्स का और उसका OQ मात्रा हम खरीद रहे हैं, मेरा डिमांड कर्व DD है, अब मेरा इनकम राइज हो जाता है। ठीक है, बढ़ गया। तो नॉर्मल गुड्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा खरीदने लगते हैं, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि हम लोग कुछ पैसा को अच्छे सामान को खरीदने में लगा देते हैं और इसका मात्रा कम खरीदते हैं। ठीक है, इसका क्वांटिटी कम खरीदते हैं। जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो हम घटिया वस्तु क्यों खरीदेंगे, अच्छा ही सामान खरीदेंगे। तो अब नया डिमांड कर्व हो गया D1 D1 और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा था, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था इनकम राइज होने पे, यहाँ क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक, नया डिमांड कर्व मेरा इनकम राइज होने पर क्या बन गया, D1 D1। ठीक, और ये किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड।
अब दूसरा सिचुएशन ले रहे हैं कि इनकम मेरा फॉल हो गया, पैसा मेरे पास घट गया। अब हम क्या करेंगे, जो हम अच्छा सामान खरीद रहे थे, मान लीजिए हम चावल दाल सब्जी खा रहे थे और जब मेरे पास पैसा आ गया तो हम नॉनवेज ज़्यादा खाने लगे, लेकिन फिर मेरे पास पैसा घट गया तो अब हम क्या करेंगे, नॉनवेज खाना बंद कर देंगे और फिर हम जो इन्फीरियर गुड सब्जी है, साग है, वो ज़्यादा खरीदने लगेंगे। और अब मेरा डिमांड कर्व इस केस में कहाँ आ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, Q2 हो जाएगा और नया डिमांड कर्व बन जाएगा D2। अब किधर शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड। ठीक, इनकम घटने पर डिमांड अब मेरा नया क्या बन गया, D2 और ये किधर शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड। यानी कि इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम एंड डिमांड कैसा रिलेशन होता है, निगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की, उसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के केस में एंड प्रेफरेंसेस का कैसा असर पड़ता है डिमांड पे, जब इसका हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन होता है। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, देखिए, ठीक है, इसका प्राइस OP है कोई चीज़ का और हम OQ डिमांड कर रहे हैं, OQ क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं OP प्राइस पर। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये जीन्स हम खरीद रहे थे, ठीक है, तो अभी जैसे मार्केट में माउस कट जीन्स का फैशन आ गया, तो अब हम लोग माउस कट जीन्स खरीदने लगेंगे, तो क्या करेंगे, इसका डिमांड क्या होगा फेवरेबल कंडीशन में, D से बढ़ करके D1 हो जाएगा डिमांड का, और क्वांटिटी बढ़ करके Q1 हो गया और डिमांड कर बढ़ के D1 हो गया। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो गया, अगर माउस कट जीन्स का फैशन चला जाए, जैसे अभी फुल लेंथ जीन्स फैशन में नहीं है, हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नी लेंथ जीन्स का फैशन है या एंकल लेंथ का, तो अनफेवरेबल कंडीशन में अभी फुल लेंथ जीन्स का क्या होगा, हम लोग डिमांड इसी पे बता रहे हैं, क्या करेंगे, कम कर देंगे, प्राइस सेम रहने पे भी, चूँकि वो फैशन में नहीं है तो उसका डिमांड हम लोग कम करेंगे और ये नया डिमांड कर्व मेरा D2 बन जाएगा और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 2 न्यूमेरिकल्स बताएंगे और इसके बाद कुछ MCQs बताएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकता है आप लोगों को। इसमें एक तरफ प्राइस दिया रहेगा और डिमांड शेड्यूल ऑफ A, B एंड C दिया हुआ। ये एक एग्जाम्पल बना रहे हैं। एक हो सकता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ A और B का दे दे, C का नहीं दे, सीधे मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना दे दे। यहाँ हम 3 का बना करके आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह इस सेट से हमको मार्केट डिमांड शेड्यूल एक तैयार करना है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्राइस लिख देंगे, प्राइस तो सेम ही रहेगा 1 2 3 4 5, और इससे मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। मार्केट डिमांड में बतलाए ही थे इससे पहले कि मार्केट डिमांड सारे इंडिविजुअल का सम अप होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। 50 + 60 + 70 कितना हो गया, 180। फिर 40 + 50 + 60 कितना हो गया, 150। तीसरा 30 + 40 + 50 कितना हो गया, 120। चौथा 20 + 30 + 40 90। फिर लास्ट वन 10 + 20 + 30 60। ये मेरा हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हो सकता है इसी में आपको क्या करे, एक का मिस कर देगा। जैसे मान लीजिए B का हम लोग हटा दे रहे हैं, इसी में बता रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, और इसकी जगह पर आपको यहाँ मार्केट
डिमांड दे दे। $180, $150, $120, $90 एंड 60 ये दे दे और बोले कि मार्केट डिमांड दिया हुआ है, अब इसमें से बी का डिमांड शेड्यूल निकालिए। या कभी बी का दे देगा, ए का निकालना होगा, मतलब एक इंडिविजुअल को ये हटा देगा और बोलेगा इसका निकालना। तो बहुत आसान है। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ प्राइस लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या करेंगे, डिमांड शेड्यूल ऑफ बी ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देना है, तो तीसरा वाला निकाल देंगे। जब तीनों को जोड़ के मार्केट डिमांड निकल रहा है तो मार्केट डिमांड में से एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उसको जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 180 माइनस 50 प्लस 70 कितना आ गया, 60। ठीक है, और फिर 150 माइनस 40 प्लस 60 40 प्लस 60 कितना आ गया, 50। और फिर इसके बाद 120 माइनस कितना है, 30 प्लस 50 30 प्लस 50 कितना आ गया, 40। फिर 90 माइनस 20 प्लस 40 कितना आ गया, 30। फिर 60 माइनस 10 प्लस 30 20। फिर इसको यहाँ बढ़ दीजिए 60 50 40 30 20 हो गया कंप्लीट। इस तरह करके आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। अब एमसीक्यू बतला दे रहे हैं। देखिए यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं, इसको बतला रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तो एग्जाम में ज़्यादातर एमसीक्यू ही आ रहा है, आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे बतला रहे हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट में क्या दिया है, फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो हम लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े थे, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ क्या क्या दिया है, डायरेक्ट, पॉजिटिव, इन्वर्स, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा आंसर, इन्वर्स, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। अब क्या दिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अपीयर्स व्हेन, कब होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब हम लोग डिमांड को रिलेटेड टू प्राइस देखते हैं। ठीक है, तो प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, price rises and demand also rises, price remains stable and demand falls, price falls but demand remains stable। contraction of demand कब होता है, जब प्राइस राइज करता है और डिमांड फॉल होता है। इसका आंसर फन होगा। with rise in the price the demand for given goods increases, decreases, remains constant, becomes unstable। इसमें इंक्रीज होगा क्योंकि ये इन्फीरियर गुड्स है, इसका जब दाम बढ़ जाता है तो हम लोग ये इसका क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव होता है और इसका यहाँ प्राइस में इंक्रीज आने पर हम लोग अपने कुछ हिस्सा इस पर भी खर्च करना बढ़ा देते हैं, या इंक्रीजेज इसका आंसर होगा। चौथा है द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड इज निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और अनडिफाइंड। इसका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निगेटिव होता है। द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड शिफ्ट फ्रॉम डीडी टू डीडीवर, यहाँ दिया है डीडी था, ये डीडी था और अब हो गया ये शिफ्ट होके DD1। तो ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, इसका डिमांड इंक्रीज कर रहा है, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। विच इज अ रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑल ऑफ दिस, ये ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। ठीक है, ये देखिए इतना बतलाया से तो बहुत सारा MCQ बनेगा, अभी इतना बतला रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे इसको बताते जाएंगे। आज ये चैप्टर यहाँ क्लोज कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट
डिमांड से ही रिलेटेड एक चैप्टर है जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसी को पहले शुरू करेंगे क्योंकि यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये यूटिलिटी चैप्टर मेरा छूट गया है, वो हम बाद में उसको फिर कर देंगे, पढ़ा देंगे। क्योंकि अभी डिमांड टॉपिक पे है तो डिमांड से ही रिलेटेड ये नेक्स्ट चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसी को पहले कर देंगे। आप लोग देखते रहिए। अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए।